हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे एक लेक्चर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यू एंड एथिक्स, जो आपका एक बीएससी नर्सिंग का सब्जेक्ट्स है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, आज जो हमारा एक टॉपिक है आपका, वो है आपका रिलेशनशिप विद द पेशेंट एंड सोसाइटी। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि एक नर्स को किस तरीके से आपका जो ना रिलेशन मेंटेन करके रखना है आपका टीम मेंबर के साथ, जो पिछले लेक्चर में हुआ था। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि एक जो प्रोफेशनल नर्स होता है उसका एक पेशेंट के साथ और एक सोसाइटी के साथ किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए और वो क्यों होना चाहिए, और अगर रिलेशन नहीं है तो उसे किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको एक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देरी ना करते हुए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें लिख रहा है कि फर्स्ट लाइन में, नर्स एडवोकेट फॉर हेल्थ प्रमोशन, educate patient and public on the prevention of the illness and the injury, provider care and assist in cure, participate in rehabilitation and provide supports। देखिए इसमें कह रहा है कि जो एक नर्स होता है वो एक एडवोकेट होता है, एक एजुकेट होता है, एक टीचर होता है। और वो जो टीचर होता है वो किसको टीच करता है या एडवोकेट करता है, वो या तो पेशेंट आपका हो सकता है या फिर आपकी पब्लिक हो सकती है, पब्लिक एट लार्ज हो सकता है। ठीक है, यानी कि या तो एक पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको, या फिर आपका कम्युनिटी में जाके लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो। अब उस सर्विस में वो एडवोकेसी या आपका सर्विस हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या उनको एजुकेट कर रहा है। ठीक है, अब वो एजुकेट किस लिए कर रहा है कि लोगों को प्रिवेंट कर सके इलनेस से, लोगों को बीमारी से बचा सके, और दूसरा इंजरी से बचा सके। ठीक है, एक तो ये पर्पज हुआ, दूसरा है और उनको क्योर होने में असिस्ट करे। अगर कोई बंदा इलनेस हो गई है उसको, तो उसको किस तरीके से आपका वो क्योर कर सकता है, उसमें हेल्प करना, उसमें असिस्ट करना, ये एक नर्स का काम है। दूसरा, पार्टिसिपेट करना इन रिहेबिलिटेशन। ठीक है, अब रिहेबिलिटेशन क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है, अगर कोई बंदा बीमार हुआ तो बीमार से पहले वाली स्थिति, जो उसकी स्वास्थ्य हेल्थी स्थिति थी, उसमें लाने का प्रोसेस जो आपका रिहेबिलिटेशन होता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब आपका कोई भी कंडीशन थी, है ना, कोई एक्सीडेंट हुआ तो पहले जैसी स्थिति में लाने की कोशिश करना, अगर किसी को कोई इंजरी हुई है तो उसको पहले की स्थिति में, अगर स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस से बाहर निकालना, पहले जैसी स्थिति में लाना। मतलब कुछ भी जो पहले जैसा था और उसके साथ कुछ घटना घटने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आए, उन चेंजेस को वापस रिटर्न उसी मोड में लाने का एक ये होता है आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। जैसे मान लो आपको, आपने सुना होगा, देखा होगा नॉर्मली कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, एडिक्ट होते हैं, जिनको ड्रिंक करने की आदत लगी होती है, या टेबलेट या इंजेक्शन, या बहुत सारे जो ये आपका नारकोटिक्स हैं उनका लेने का वो यूज़ करते हैं। अब उन्होंने नारकोटिक जब ली, ठीक है, अब वो कंटिन्यू लेते रहेंगे, तो हमें ये कोशिश करनी है कि वो नारकोटिक लेने से पहले, जब नारकोटिक नहीं लेते थे, ठीक थे, नॉर्मल थे, उस स्थिति में लाना, यानी कि नारकोटिक छुटाकर नॉर्मल स्थिति में लाना, ये आपका रिहेबिलिटेशन होता है ना। तो ये किस में काम करता है ना, पार्टिसिपेट करता है रिहैबिलिटेशन में। दूसरा है प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा इमोशनली, मेंटली और फिजिकली कई तरह की सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। जैसे अगर किसी बंदे को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रही है तो वो उसके बारे में टीच करता है नर्स। दूसरा, अगर फिजिकल कोई आपको सपोर्ट की नीड है तो वो प्रोवाइड करता है, ट्रीटमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। अब इन्होंने सिर्फ ये कहा, अगर आप समझो, अगर आप देख रहे हो तो, कि ये आपको बीमारी से बचा रहा है, इंजरी से बचा रहा है, आपको क्योर होने में हेल्प कर रहा है, और रिहेबिलिटेशन में हेल्प कर रहा है, और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब ये सपोर्ट या रिहेबिलिटेशन ये इलनेस से बचा रहा है किसको, आपके पेशेंट को बचा रहा है या अपने पब्लिक को बचा रहा है। अगर उनको बचा रहा है तो उनसे कम्युनिकेशन तो स्टेब्लिश होगा ना। तो यही है आपका पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को हेल्प करो या पब्लिक को हेल्प करो, तो पब्लिक को हेल्प कर रहे हो, उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ रिलेशन बनाकर ही तो हेल्प करोगे। तो इस तरह का रिलेशन होता है एक नर्स का पेशेंट के साथ या एक सोसाइटी के साथ। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे, इसी का सब टॉपिक है कि अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है। इसमें लिख रहा है, देखिए, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप हैव प्रूवन टू इफेक्ट दी हेल्थ रिलेटेड आउटकम ऑफ द पेशेंट। यहाँ कितनी अच्छी बात कही है कि जो नर्स और पेशेंट का रिलेशन है, इससे ये प्रूव हुआ है कि जो पेशेंट की हेल्थ है उसमें इफेक्ट होता है। यानी कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी हेल्थ का पे कहीं ना कहीं इफेक्ट किसका हो रहा है, एक अच्छे रिलेशन, एक अच्छे कम्युनिकेशन का। अगर नर्स एक अच्छा कम्युनिकेशन करती है तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव में आता है पेशेंट को सामने देखने को। यानी कि आप अगर किसी को अच्छे से केयर प्रोवाइड कर रहे हो, रिलेशन मेंटेन करके रख रहे हो, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो पेशेंट जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं। यहाँ ये कही जा रही है बात, और ये प्रूव भी हुआ है साइंटिफिकली। दीज पॉजिटिव थेरेपेटिक रिलेशन इन कंपास showing empathy, building trust, advocating for the patient,
प्रोवाइडिंग नॉलेजेबल फीडबैक और रिस्पॉन्डिंग टू द पेशेंट अनमीट नीड। इन्होंने कहा कि ये जो थेरेप्यूटिक रिलेशन है, पॉजिटिव थेरेप्यूटिक रिलेशन है, ये कैसे रखने चाहिए, कैसे होने चाहिए किसी के साथ। तो उसमें कहा कि एम्पैथी आपको शो करनी है, एम्पैथी लोगों को दिखानी है, लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है ताकि वो ट्रीटमेंट आपसे इजी ले सके, और एडवोकेट करना है। एडवोकेट का मतलब होता है जो किसी के इंटरेस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करे। अब किसी पेशेंट है उसके इंटरेस्ट और जो आप उसकी बेसिक नीड है उनको प्रमोट करना क्या है नर्स का, यानी कि उसको केयर प्रोवाइड करना, उसकी हेल्थ के बारे में चिंतित करना, उसको हेल्थ से रिकवरी कराना, स्ट्रेस है उससे दूर करना। तो एजुकेट करने का काम भी एक नर्स का होता है। दूसरा, नॉलेजेबल फीडबैक प्रोवाइड करना। अगर कोई क्वेश्चन है पेशेंट का रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, रिलेटेड टू द प्रोसीजर, तो उसके लिए एक अच्छी नॉलेजेबल फीडबैक करना कि ये प्रोसीजर इस ऐसे होगा और उसमें इस तरह का आपका प्रोसीजर होगा, टाइम वगैरह, या उसमें किस तरीके से कोई आप देख सकते हो कि नुकसान या कोई लाभ जो है वो तो नहीं है। तो एक नॉलेज से आपने जो साइंटिफिक नॉलेज आपकी एजुकेशन के दौरान ली है उसको आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, द टाइप ऑफ प्रोफेशनल रिलेशन कैन इन्हांस द पेशेंट सेटिस्फैक्शन। अगर आप किसी के साथ प्रोफेशनल टाइप की जो एक प्रोफेशनल रिलेशन होते हैं अगर वो मेंटेन करते हो, तो फिर उससे जो है ना पेशेंट की जो सेटिस्फैक्शन में बढ़ोतरी होती है, इन्हांस होती है, उसमें इंक्रीमेंट होता है कि हाँ मुझे जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वो अच्छी बेटर है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ इस्टेब्लिशिंग पेशेंट एंड नर्स रिलेशनशिप। अब इनको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंस है, ठीक है जी। तो अब यहाँ हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, द नर्स इज इट इज़ द वाइटल दैट दे नो हाउ टू इस्टेब्लिश हेल्थी रिलेशनशिप विद द पेशेंट दे इंटरेक्ट विद द डे टू डे। वो कह रहा है जो एक नर्स होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो जानती है किसके बारे में कि किस तरीके से एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए, किसके साथ, पेशेंट के साथ या सोसाइटी के साथ, ठीक है। और वो इंटरेक्शन इसलिए बनाना जरूरी है, इंटरेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप डे बाय डे लाइफ में जो ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी पेशेंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आए हम बात करते हैं, मेंटेन करना चाहिए। मेंटेनिंग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इज अ गुड फॉर द पेशेंट। हमने इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि पेशेंट के लिए अच्छी हैं, वो गुड हैं, क्योंकि उससे पेशेंट को सेटिस्फैक्शन हो रहा है, पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो इनहांस हो रही है, उसकी जो स्ट्रेस है वो दूर हो रही है, एंजाइटी है वो दूर ही है, उसको नॉलेजेबल फीडबैक मिल रही है ताकि ये सब थिंकिंग करे, रीजनिंग करके उसका जो स्ट्रेस है, बर्डन है, वो सब कम हो सके, ठीक है। तो ये पेशेंट क्या हेल्दी हुआ। दूसरा, ये बेनिफिशियल किस लिए है, क्योंकि जो एक नर्स है वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है ड्यूरिंग द वर्क। अगर आप किसी के साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन कर लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट आपके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा और आपके साथ प्रॉपरली किसी भी प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसकी वजह से आपके जो स्ट्रेस है वो लेवल कम होगा, और ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, ये पेशेंट के लिए भी होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, द नर्स फाइंडिंग ए बैलेंस बिटवीन द कंपनसेट केयर एंड प्रोफेशनल इज द की इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द इंडिविजुअल दे आर ट्रीटिंग। अब इसमें कह रहा है कि आपको बैलेंस बना के रखना है किसके साथ, कि प्रोफेशनल रिलेशन आप कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, क्योंकि आप ट्रीट कर रहे हो किसको, इंडिविजुअल को, किसी पेशेंट को, इसलिए आपको जो ना एक बेहतर अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा है इसमें, एट दी कोर ऑफ नर्सिंग इज द थेरेप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। यानी कि जो आपका नर्स और क्लाइंट का जो रिलेशन है या थेरेप्यूटिक जो रिलेशन है वो कोर पॉइंट है नर्सिंग का। यानी कि आप जो एक नर्सिंग एक प्रोफेशन है उसमें जो आप अभी फ़िलहाल एजुकेशन ले रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम एक थेरेप्यूटिक रिलेशन बनाना चाहिए। तो ये एक कोर पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट है, एक सेंट्रल पॉइंट है आपका नर्सिंग का, ठीक है। इसमें ये बात कही गई है। आगे कहा है, नर्स इस्टेब्लिश एंड मेंटेनिंग दिस रिलेशनशिप बाय द यूज़ नर्सिंग नॉलेज एंड स्किल्स। आप इसमें नेक्स्ट ये कहा गया कि एक नर्स को जो इस्टेब्लिश करनी है वो रिलेशन और मेंटेन जो करने हैं रिलेशन, वो कैसे कर सकता है, तो वो जो उनकी नर्सिंग नॉलेज है, वो जो उनकी नर्सिंग स्किल्स है ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल और ड्यूरिंग द एजुकेशन या थियोरेटिकल नॉलेज के थ्रू आप ये मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एज वेल एज ए अप्लाइंग केयरिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर, और आपको जो ना एक इस तरह का एटीट्यूड या बिहेवियर शो ऑफ करना है कि आप जो ना किसी के जो ना अच्छे से केयर प्रोवाइड करो। जब अच्छे से आप किसी को केयर प्रोवाइड करोगे तो फिर आपको एक रिलेशन बनाने में बड़ी ही इजीनेस आसानी होगी। द 5 की कंपोनेंट ऑफ द थेरेप्यूटिक नर्स रिलेशनशिप आर द प्रोफेशनल इंटीमेसी। यानी कि आपके जो आप थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बना रही हो उसके 5 इंपॉर्टेंट वो थिंग्स बताइए। उन्होंने बताया कि तो प्रोफेशनल इंटीमेसी है, दूसरा पावर है, तीसरा एम्पैथी है, और रेस्पेक्ट एंड द ट्रस्ट। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द नर्स क्लाइंट थेरेप्यूटिक रिलेशंस के, ठीक है। और फिर नेक्स्ट भी हम चलिए डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो इसमें ये है कि regardless of the context, length of the interaction and whether the nurse is the primary or secondary care provider। इसमें क्या गया है, जो नर्स ही होता है जो आपको सबसे पहले और सेकेंडरी दूसरे नंबर पे जो आपको केयर प्रोवाइडर होता है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप इस चीज़ को समझे। दीज कंपोनेंट आर द ऑलवेज प्रेजेंट एंड हैव बीन डिस्कस्ड एज फॉलो। ये आपके बहुत सारे कंपोनेंट हैं
जो आपको डिस्कस करने चाहिए या जो आपको फॉलो करने चाहिए जिनको। अब उसमें पहला लिखा है प्रोफेशनल इंटीमेसी। आपको प्रोफेशनली जो ना अपने रिलेशन है वो मेंटेन करके रखना है। इसमें सिंपल सी बात यही है, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एक नर्स हो, इसलिए आपको जो ना फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी है। जो पेशेंट है जैसे उनको बाथिंग कराना है, ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे प्रोसीजर हैं। तो आपको ज़्यादातर जो आप जो है पेशेंट के साथ वो रहेंगे क्लोज, तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि आप प्रोफेशनल जो रिलेशन है वो मेंटेन करें, ना कि पर्सनल मेंटेन करें, पर्सनल रिलेशन। फिर उसके बाद लिखा प्रोफेशनल इंटीमेसी में इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एलिमेंट। अब यहाँ फिजिकल इंटीमेसी या प्रोफेशनल इंटीमेसी से मतलब आप क्या समझ रहे हो? प्रोफेशनल इंटीमेसी यानी कि आपको उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करनी है, और स्पिरिचुअल और सोशल जो उसके एलिमेंट्स हैं उन सब का आपको आइडेंटिफाई करके उनकी पहचान करके उसके हिसाब से उसे केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये इसमें कहा गया। दूसरा पावर है। आप जो ना, अब जो देखिए नर्स है, एक पेशेंट है, नर्स जो है वो प्रोफेशनल है, और जो एक पेशेंट है वो ऑर्डिनरी है, चाहे उसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो भी सकती है। तो यहाँ ज़्यादा जो पावर है नॉलेज की, स्किल्स की, वो किसके ज़्यादा तरफ झुकी हुई है या किसको ज़्यादा है? वो नर्स। तो यहाँ पावर का जो ना अनइक्वल यूज़ ना करें आप। अपनी जो नॉलेज है उसको यूज़ करें पेशेंट को एडुकेट करने के लिए, उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया। तीसरा इसमें कहा गया एम्पैथी, ठीक है जी। अब एम्पैथी क्या है? एम्पैथी का मतलब ये है कि देखिए इसमें लिखा है कि दो पर्सपेक्टिव होते हैं मरीज को देखने के। एक तो एक नर्स अपने नज़रिए से देखती है, अपने पर्सपेक्टिव से। दूसरा एक जो नर्स है वो किसके पर्सपेक्टिव से देखती है? पेशेंट की। तो यहाँ इन्होंने ये कहा कि आपको जो क्लाइंट का पर्सपेक्टिव है उसको समझ के, उसको अंडरस्टैंड करके तब आपको केयर प्रोवाइड करनी है, तब आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, ना कि अपनी चला के, ना कि अपना पर्सपेक्टिव रखी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बोला है कि मुझे पेन हो रहा है, मेरे को ड्रिप हटा दो, मेरे को यूरिनेशन के लिए जाना है। अब उनका पर्सपेक्टिव ना सुनो तो उससे तो उन्हें ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा, एक रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाएगा, और फिर वो मामला खत्म वहीं पे हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर रेस्पेक्ट है। अब रेस्पेक्ट का तो आपको पता ही है, जितनी आप रेस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला आपको रेस्पेक्ट देगा, कम्युनिकेट करेगा, आप उतने अच्छे रिलेशन आपके साथ होंगे। तो यहाँ सब ये आपको करना है, सिंपल सी बात है इसमें। और ट्रस्ट भी आपको मेंटेन करके रखना है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको मेंटेन, आपका रिलेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब किसी को अगर ये नहीं पता है कि जी हमने इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं थेरेपेटिक रिलेशन से क्या है, हमें नहीं पता, तो इन्हें बनाए कैसे, ये हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए इसमें सबसे पहले लिखा वे टू डेवलप द थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, कि किन रास्तों से, किन तरीके से आप एक थेरेपेटिक नर्स रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है, पहला है तुम्हारा आपका कि ग्रीट करना है आपको पेशेंट को। जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो ग्रीट करें पेशेंट को, फिर उसके बाद अपना इंट्रोड्यूस कराएं पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट को अपना इंट्रोड्यूस कराएं, इंट्रोडक्शन कराएं, फिर उससे पेशेंट से आस्क द पेशेंट टू टेल समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट सेल्फ। फिर पेशेंट से कहें अभी जरा कुछ बताइए, ताकि आपने इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने भी अपना बारे में कुछ बताया, तो फिर एक शुरू हो जाती है, एक एक आपकी शुरुआत हो जाती है, तो फिर दोनों का एक तरीके से इंटरेक्शन बढ़ने का चांसेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा है। और दूसरा आपकी इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं उन सब के बारे में यहाँ आपको डिस्कस करना है, उन्हें बताना है। और या आप जो ना जो पर्सन है उसकी ये सब बारे में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है आपका दूसरा पॉइंट में प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, यानी कि आपको उस कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है बार बार। देखिए जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होते हैं वो ये होता है कि आप डायरेक्टली आई टू आई कांटेक्ट करें, और आप जो आपका जो पोजीशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हैं आपके पेशेंट के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाने के लिए। तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, देखिए, ठीक है। अगर उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके सबके लिए जरूरी है, बट विल आल्सो इंप्रूव द ओवरऑल पेशेंट एक्सपीरियंस। अगर ये सब चीज़ आपकी बेहतर होंगी तो पेशेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा होगा, और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो बार बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। दैट वे वी नो समवन इज इंडीड इन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्टिल वाइल मेंटेनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज। जब आपको प्रोफेशनल बाउंड्रीज आप मेंटेन करेंगे, प्रोफेशनल बाउंड्री का मतलब कुछ प्रोफेशनल वो होती हैं दायरे, ठीक है ना। अगर आप उनको मेंटेन कर रखेंगे, आप अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, लिसन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर आप बेटर अपना वो जो काम है, अपना जो वर्क है, प्रोफेशन है, उसको मेंटेन करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम आते हैं, और ये कुछ और पॉइंट हैं, जैसे इसमें क्या इनहेंस क्वालिटी ऑफ पेशेंट एक्सपीरियंस, पेशेंट के एक्सपीरियंस को इनहेंस करें। अगर उन्होंने कहीं आपसे पहले वो ट्रीटमेंट लिया, अगर वो अब आपके पास आए हैं तो आप उनके एक्सपीरियंस जो पिछला था उससे और बेहतर करके दें, ताकि पेशेंट को ट्रस्ट बिल्ड ज़्यादा हो, ठीक है ना। और उसकी जो बेसिक नीड है उन पर ध्यान रखें, ठीक है। अगर उनकी कोई अनमीट वो है, जो उनकी अधूरी कोई डिज़ायर्स है, तो उनको आप फुलफिल करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल प्रोफेशनल में एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आपको क्या करना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आनी चाहिए, स्किल्स भी आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई बंदा जो ना जब पेन
पेन वगैरह में होता है या कई बार इमोशनल स्ट्रेस में होता है, तो वो वर्बली आपको नहीं बताता, तो आपको नॉन वर्बली उसको समझना है, ठीक है ना। तो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी स्किल्स आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, आप उसको भी अच्छे से प्रॉपर अंडरस्टैंड करने वाले होने चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, स्पेंड ए बिग बिट लॉन्गर टाइम टू इंटरेक्ट विद देम एंड दियर लव्ड वन। आप उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारें और जो उनसे लगाव रखते हैं या जो उनके मिलने वाले हैं उनसे आप थोड़ा वो करें, ताकि आप उनके साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएँ और उनकी फैमिली के साथ, जब फैमिली के साथ और उनके साथ अच्छा मेंटेन कर लेंगे तो उससे जो ना ओवरऑल फैमिली आपको सपोर्ट करती है। अगर कई बार पेशेंट का कोई चीज़ करने का मन नहीं है, मेडिसिन लेने का मन नहीं है या कोई प्रोसीजर करने का ना, तो फिर फैमिली का सपोर्ट से आप उसको ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। और फिर इसमें कहा गया, अनदर वे टू बिल्ड ए ग्रेट नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप इज टू मेक द पेशेंट लाफ। आप पेशेंट के साथ थोड़े बहुत हंसी मजाक चुटकुले कीजिए ताकि पेशेंट का मन खुश हो, वो आपके साथ अच्छा रिलेशन बना पाए, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। आप इसको थोड़ा पढ़ लेना, इनमें जो बेसिक सिंपल चीज़ें हैं मैंने वो आपको बता दी है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट है, एज ए नर्स प्रैक्टिशनर और हेल्थ केयर वर्कर वन कैन स्टिल बी केयरिंग एंड कंफर्टिंग वाइल ऑल्सो मेंटेनिंग ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद ए न्यू फॉर्मर पेशेंट। आपको एक अगर नर्स प्रैक्टिशनर हैं या हेल्थ वर्कर हैं तो आपको केयर करनी चाहिए और कंफर्टिंग आपको कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहिए। कौन से वाला? प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक पेशेंट के साथ, फॉर्मल पेशेंट के साथ, ठीक है। ये अब आपका ये लेक्चर पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब हम आप ये से यही कहेंगे कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लेक्चर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जो ना थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकालिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इतनी सी तो हेल्प बनती है आपकी।